दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, कल हमने आपके यूपी टेट लेवल का जो हिंदी का सिलेबस है बेहतरीन तरीके से हमने उस पर आपके सामने डिस्कशन किया। आज उसी के संदर्भ में हम आपके सामने लिखे हुए हैं हिंदी वर्णमाला समस्त एक दिवसीय परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। बिल्कुल अगर देखा जाए आज हम हिंदी की वर्णमाला पर आपके सामने बात करने वाले हैं। देखिए एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहाँ लिखा गया है हिंदी वर्णमाला समस्त एक दिवसीय परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। यानी यह लिखने का सिर्फ एक ही कारण है कि अगर वर्णमाला हिंदी की जो भी वर्णमालाएं हैं, ठीक है, और किसी भी एग्जाम में अगर वर्णमाला से क्वेश्चंस आते हैं तो मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि एक भी क्वेश्चंस यहां से बाहर नहीं जा पाएगा। यह मेरा चैलेंज है आपसे, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी परीक्षा का आप देखते हैं, अगर आप इस वर्णमाला से, अभी तो यहाँ पूरा है नहीं, अभी यह वर्णमाला अगर देखा जाए तो अगर इस पर 20 लेक्चर दिया जाए तो वो भी कम है, लेकिन मैं आपको 4 से 5 लेक्चर में वर्णमाला को फिनिश करने का प्रयास करूंगा। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। देखिए मैं बार बार ऐसा नहीं कहता हूं, क्योंकि एक चीज आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी शिक्षक पढ़ाता है आपको तो जाहिर सी बात है आपके फीडबैक की अत्यंत आवश्यकता होती है। उसके पीछे रीजन यह होता है कि जो अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारी भी इच्छाएं होती हैं कि क्या मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिलहाल के लिए वह बात की बात है, तो चलिए हम बिना समय गवाए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए सबसे ऊपर लिखा गया है कि वर्णमाला की हमारी शुरुआत आज से हो रही है। यहां लिखा गया है कि हम जानते हैं कि भाषा में वाक्य होते हैं। कोई भी जब भाषा लिखी जाती है तो उसमें वाक्य होता है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है, ठीक है। अगर हम बात करें आपसे वाक्य से छोटी इकाई की तो उसमें हमारा उपवाक्य होता है, और उपवाक्य से पदबंध बनता है, और पदबंध से वर्ण या अक्षर या ध्वनि होती है, ठीक है। सवाल एक चीज का अब आपके मन में फिर उठ रहा होगा। देखिए जब किसी चीज को आप पढ़ते हैं, अगर आपके मन में सवाल नहीं उठे तो जाहिर सी बात है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर एक एक शब्द को आपके पकड़ने के लिए सवाल उठना चाहिए। हमने कहा आपसे कि वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। अब उपवाक्य क्या होता है? उपवाक्य से पदबंध बनता है। सवाल फिर उठना चाहिए कि पदबंध क्या होता है? पदबंध से वर्ण या अक्षर या ध्वनि उत्पन्न होती है या होती है, ठीक है। चलिए देखिए हमने कहा आपसे अब वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है या ध्वनि क्या होती है। इन सभी को हम एक में समेटते हुए हमने लिखा है वर्ण किसे कहते हैं या अक्षर किसे कहते हैं। अगर हम एक शब्द में आपको अक्षर की परिभाषा बताएं कि अक्षर किसे कहते हैं, तो आप थोड़ा सा संस्कृत लैंग्वेज में चलेंगे, वहां आपको 1 नंबर का क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि न क्षरत इत अक्षरति, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि जिसका क्षरण नहीं होता उसे हम अक्षर कहते हैं। यहां हमने लिखा है कि वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाता है। और अगर हम वार करके लिखते हैं तो जिसका क्षरण नहीं होता उसे हम अक्षर कह सकते हैं या वर्ण कह सकते हैं। आशा करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। यह चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहां से तो क्वेश्चन नहीं उठता है, इस दोनों लाइन से क्वेश्चन नहीं उठेगा। अगर क्वेश्चन आपका उठना प्रारंभ होगा वर्णमाला से, तो यहां से अब नीचे जितना भी हमने लिखा है एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि आप बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं दावा आपको देता हूं 100% कि अगर आपको समझ में ना आए तो आप लास्ट में जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखिए यहां लिखा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं। आपको वहां वर्ण दिया रहेगा, व्यंजन दिया रहेगा, स्वर दिया रहेगा, बहुत सारे चार डिजिट के जो है ऑप्शंस दिए रहेंगे। आप चारों ऑप्शंस में से टिक करेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप कहेंगे वर्ण होती है या अक्षर होता है। उसी के क्रम में अब सवाल उठता है, अब आपने तो आप वर्ण से परिचित हो गए, अब नीचे आता है कि हम वर्णमाला किसे कहेंगे, ठीक है। वर्णमाला, वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे, ठीक है। वर्णमाला आप सभी को आता है, क ख ग घ छोटा बड़ा यह सब आपको आता होगा, ठीक है। यहां लिखा गया है वर्णमाला हम किसे कहेंगे? वर्णों के सार्थक समूह को हम वर्णमाला कहेंगे। अगर यही हम बेमेल लिख देते तो जाहिर सी बात है कि यहां वर्णमाला जो परिभाषा हमने लिखा है वह आपका गलत हो जाता है। इसलिए हमने साफ तौर पर लिखा है कि वर्णों के सार्थक समूह को
हम वर्णमाला कहते हैं, नीचे अब आता है, यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट सब शुरू होते हैं। अभी तक तो यहाँ से यहाँ तक चीज़ें हमने जो बताया आपको, यह सभी को आता है, ऐसा कोई भी नहीं होगा। अगर आपने बीएड बीटीसी डीएलएड किया है तो ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो इस चीज़ से परिचित नहीं होगा, और यहाँ से आपको कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। आज का यही लेक्चर हमारा आपको सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करेगा, यह मेरा दावा है। मैं बार बार दावे की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप एक चीज़ जानिएगा, अगर कोई भी इंसान किसी चीज़ को जीरो लेवल से प्रारंभ करता है तो उसको अपने आप पर गर्व होता है कि मैं जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, और अगर मेरे साथ आप लगे हैं तो आपको समझ में आएगा, यह मेरा फिर गारंटी है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ लिखा गया है हिंदी वर्णमाला में 48 वर्ण हैं। फिर उसके नीचे लिखा गया है कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। अब आप तो थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हुए होंगे कि अभी आपने लिखा कि हिंदी वर्णमाला में 48 वर्ण हैं और अब आप यहाँ लिख रहे हैं 52 वर्ण हैं। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुल शब्द लगा हुआ है। अगर कहीं कुल शब्द आता है, आपसे इसी तरह से क्वेश्चंस पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो अगर उसमें 48 भी दिया रहेगा। लेकिन अगर आप इसी कुल पर नहीं ध्यान देंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका एक नंबर गलत होगा। इसलिए आप बारीकियों पर ध्यान देंगे, क्वेश्चंस पूछने का तरीका क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है, आप इस चीज पर ध्यान देंगे। ठीक है, अगर यहां आप कुल शब्द को नहीं देखेंगे, हमने आपसे कहा कि अगर देखिए यहां कुल दिया गया है, अगर आप इस कुल शब्द को नहीं देखते हैं तो आप एक नंबर के क्वेश्चंस को गलत करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा आप इन बारीकियों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को आप हल करिएगा। यहां लिखा गया है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो होती है 48 होती है, लेकिन नीचे उसके लिखा जा रहा है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अब 52 किस प्रकार से होती है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। देखिए हमने यहाँ लगाकर लिखा है कि कुल 52 वर्ण होते हैं, और इसमें जो है इन 52 वर्णों में हमारा 39 जो होता है वह व्यंजन होते हैं, और इस 39 में हमारा जो इसी 52 में हमारा जो 13 होता है वह स्वर होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि टोटल 39 हमारे व्यंजन हैं और उसी में हमारा 13 स्वर होता है। अब आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, 9 3 12 3 1 4 1 5 52 वर्ण हमारे हो गए। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। देखिए आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बनाइएगा, कहीं एक भी क्वेश्चन अगर इससे बाहर आ जाए तो आप कमेंट बताइएगा। ठीक है, देखिए यहां हमने लिखा है स्वर। ठीक है, हमने आप व्यंजन से परिचित हुए, अभी स्वर हमारा बचा है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। आप सब जानते हैं कि स्वरों की कुल संख्या जो होती है वह हमारी स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, 13 होती है। लेकिन अगर सिर्फ स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आप बताएंगे 11 होती है। देखिए फिर इसमें बारीकियां आई हैं, आप इस पर भी ध्यान देंगे। अगर स्वरों की संख्या पूछी जा रही है तो आप कहेंगे 11, बट अगर वही हम कुल स्वरों की संख्या आपसे पूछ रहे हैं तो आप कहेंगे 13। अब अगर इसे हम 11 में ये दो शब्द जोड़ दें, अयोगवाह होते हैं, अयोगवाह की संख्या हमारी 2 होती है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपके जो है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या हमारी 2 होती है। इसलिए अगर हम इस 11 में यहाँ ये एरो यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था 11 के ऊपर। अगर इसी को हम अंक और आहा को हम दोनों जोड़ दें तो यहाँ देखिए 13 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे 11 होती है। उसके नीचे आप आएंगे कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 13 होती है। अगर इसी 11 में हम 2 अयोगवाह को जोड़ दें तो टोटल हमारे 13 हो जाते हैं। मीन्स कहने का मतलब यह है, यहाँ 3 प्रकार के क्वेश्चन बने। आप देख रहे हैं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे 11। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे 13। और अगर हम पूछें आपसे कि कुल अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 2 होती है, जिसमें पहला हमारा अंक, दूसरा हमारा आहा होता है। ठीक है, यहाँ 3 प्रकार के क्वेश्चंस बने। अब कितने क्वेश्चन बने आप खुद उसे नोट कीजिएगा। हमने यहाँ लिखा है, एक एक चीजों को डिफाइन करते हुए आपको आगे की तरफ ले चल रहे हैं। नीचे यहाँ देखिए लिखा गया है मूल व्यंजन की संख्या। ठीक है, मूल व्यंजन की संख्या, यहाँ भी आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या हमारी जो होती है वह 33 होती है। अब उस 33 में हम कहें आपसे, यहां देखिए 33 4
37 2 39, यहाँ आप कहेंगे 39 है, ठीक है। यहाँ 39 हमने लिखा है, लेकिन यहाँ देखिए हमने 33 इसलिए लिखा है, ये मूल व्यंजन हमारे आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आपसे, यहाँ लिखा है, देखिए एरो बनाकर यहाँ भी लिखा गया है कि संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है। आप कहेंगे मेरे दोस्त 4 होती है। अब फिर सवाल आ रहा होगा कि वह 4 कौन कौन सी संयुक्त व्यंजन है, यह भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि आपको यहाँ देखिए छत्र हो गया, छत्र ज्ञ श्रम, यह 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। अब आपको कैसे देगा क्वेश्चंस, यह जैसे पूछ लिया आपसे संयुक्त व्यंजन की संख्या क्या, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, तो आप बताएंगे 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, एक दे देगा का दे देगा, एक छा दे देगा, या देखिए ये भी छाया और यह छाया, इन दोनों छा में आप कंफ्यूज होंगे। यहाँ आपको त दे दिया जाएगा और यहाँ आपको र दे दिया जाएगा। अगर इस तरह के चारों क्वेश्चंस दे दिए गए, यहाँ हमने नहीं लिखा, देखिए अब यहाँ क दे दिया गया, यहाँ छ दे दिया गया, यहाँ त और र दे दिया गया, ठीक है। अब पूछ लिया गया कि आपसे संयुक्त व्यंजनों की संख्या क्या होती है। अगर आप इस व्यंजन से परिचित नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आप 1 नंबर के क्वेश्चंस को गलत करेंगे, इसलिए आप इसे बारीकियों से समझते हुए चलेंगे। अभी सवाल एक चीज का और यहाँ लिखा गया है, नीचे देख पा रहे हैं आप कि दुगुण व्यंजनों की संख्या, दुगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन हम कहेंगे, इनकी संख्या जो हमारी होती है वह ड और ढ होती है। आप इन सभी को अगर मिलाते हैं टोटल तो 33 6 39 आप यहां देख पा रहे हैं। 39 व्यंजन हुए कि नहीं हुए, आप कहेंगे बिल्कुल 39 व्यंजन हमारे हो गए हैं, ठीक है। यहां आप इसे भी नोट करेंगे, संयुक्त व्यंजन की संख्या क्या होती है, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, जिसमें हमारा छत्र ज्ञ स्र संयुक्त व्यंजन है। और अगर वहीं हम बात करें दुगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या हमारी होती है वह 2 होती है, ड और ढ होती है। यहां कितने प्रकार के क्वेश्चंस बने, पहला क्वेश्चन आपका बना कि मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे 33 होती है। अगर वहीं हम कहें आपसे कि उन मूल व्यंजनों में संयुक्त व्यंजन की संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे 4 होती है। इनकी संख्या 4 है तो व्यंजन कौन कौन से हैं, देखिए यहां 4 प्रकार के क्वेश्चन ये खुदे बन गए, ठीक है। यहां दुगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन, कोई एक नाम आपसे पूछ सकता है। दुगुण व्यंजन सब लोग जानते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कुछ लोग जानते हैं, इसलिए आप दोनों को समझेंगे। दुगुण और उत्क्षिप्त हम दोनों को एक ही कहते हैं, चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, ठीक है। ड और ढा 2 प्रकार के हमारे दुगुण व्यंजन हैं। आशा करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगे। एक चीज यहां लिखा गया है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन मीन्स होता है 2 शब्दों से मिलकर, ठीक है। यहां देखिए संयुक्त व्यंजन जो हमने लिखा है, जो हमारा पहला छ है वह किस शब्द से, बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपसे बहुत बारीकियों से पूछा जा सकता है। देखिए हिंदी, चाहे आपके हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, उसमें एक कॉमा का बड़ा अंतर होता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि हमारा जो छ है वह किस शब्द से मिलकर बना है, आप कहेंगे कम से और खट्टी सा से। यहां देखिए हलंत लगा है, आप इस हलंत को बहुत बारीकियों से समझते हुए चलेंगे। आपसे पूछा जा सकता है, आपसे कह देगा कि ये जो हमारा छ है ये किस शब्द से मिलकर बना है, एक ऑप्शन दे देगा का प्लस स से, ठीक है। और जब आप हलंत को नहीं जानते रहेंगे ऐसे दे देगा। अगर आप इस हलन से परिचित नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप फटाक से देखेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में आप इसे गलत करके चले आएंगे और 1 नंबर जब आएंगे देखेंगे, जब आपका गलत होगा तो आपके प्राण तो वैसे सूख जाते हैं। चलिए देखिए पहला हुआ हमारा छ हुआ, त्र हुआ हमारा त, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, त प्लस र से मिलकर बना है। अब ज्ञ हम बात करें आपसे, ज के नीचे हलंत है प्लस इया है, इया से मिलकर बना है। और हम बात करें स और र से मिलकर बना है। सवाल एक चीज का फिर आ रहा होगा, यह कौन सा सा है, तो आप कहेंगे तालव्य सा है। इसे आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। 3 प्रकार के सा होते हैं, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत्य सा। इन तीनों को आप बारीकियों से समझेंगे, अभी आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही आप समझिए कि इस सा को हम तालव्य सा कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ एक नोट करके हमने लिखा है, आप देख पा रहे हैं, पंडित सूर्यदास वाजपेयी ने अयोगवाह नाम दिया है। देखिए अगर हम बात करें अयोगवाह को, अयोगवाह किसने कहा है, ठीक है। यह कई प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अयोगवाह को अयोगवाह नाम किसने दिया है, तो आप कहेंगे पंडित सूर्यदास वाजपेयी ने अयोगवाह को अयोगवाह नाम दिया है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम आते हैं इधर, आप देखिए थोड़ा सा हम इसे हटाने का प्रयास करते हैं। एक चीज आप देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा गया है कि संयुक्त स्वर, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा एक चीज आप इसे हटाएं, देखिए
यहाँ लिखा गया है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? ठीक है, अभी आपने देखा संयुक्त व्यंजन आपने देखा जो कि दो शब्दों से मिलकर बने हैं, वही चीज हमारा यहाँ संयुक्त स्वर है। संयुक्त व्यंजन और संयुक्त स्वर, ठीक है, संयुक्त व्यंजन को आपने देखा, संयुक्त स्वर को आप देखेंगे। संयुक्त स्वर जो हमारे होते हैं उनकी संख्या भी 4 है। ए है, आई है, ओ है, औ है। ठीक है, यह 4 प्रकार के हमारे संयुक्त व्यंजन है, सॉरी संयुक्त स्वर हैं। अब यह संयुक्त स्वर जो हमारे बने हुए हैं वह किस किस शब्द से मिलकर बने हैं? आप देख पा रहे हैं ए हमारा किस शब्द से मिलकर बना है? आप कहेंगे अ प्लस ई से मिलकर बना है। ए हमारा किस शब्द से बना है? अ प्लस ई। आप इन ई और ई में थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि इसी चीजों में यहाँ भी आ जुड़ा है, यहाँ भी आ जुड़ा है। देख पा रहे हैं आप, सब में आ जुड़ा हुआ है, बिना आ से कोई शब्द मिलकर नहीं बना है। इसलिए आप इस बारीकियों को ध्यान से समझते हुए चलेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप क्वेश्चंस को गलत करके आएंगे। ठीक है, देखिए ओ हमारा किस शब्द से मिलकर बना है आप देख पा रहे हैं, और अ हमारा किस शब्द से मिलकर बना है इसे भी आप बेहतरीन तरीके से देख पा रहे हैं। ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ लिखा गया है। अगर आपको जहाँ नहीं समझ में आ रहा है आप टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद नाम से डालकर सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पर भी आप डिस्कशन कर सकते हैं, क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, एक इतना आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं आपसे वर्ण के प्रकार। ठीक है, अभी तक तो हम आपसे बात कर रहे थे वर्णमाला। ठीक है, वर्ण या वर्णमाला पर डिस्कशन हमने किया। यहां से करीब आपके 10 क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चंस क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर। ठीक है, चलिए यहां हम बात करते हैं वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार हमारे कितने होते हैं? आप कहेंगे पहला हमारा है स्वर है और दूसरा हमारा जो है वो व्यंजन है। एक चीज आप ध्यान देंगे, अगर हम स्वर को कहें तो हम अच भी कहते हैं और हम व्यंजन को कहें तो हल कहते हैं। ठीक है, आप इन हलंत को ध्यान देंगे क्योंकि हलंत आपका बहुत बारीक चीज है, हलंत से लोगों के क्वेश्चंस गलत होते हैं। ठीक है, और यहां देख पा रहे हैं अगर हम आपसे कहें कि जो स्वर लिखा गया है स्वर को हम अच कहते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है कि हम स्वर को और किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे स्वर को हम अच के नाम से जानते हैं। फिर कहेंगे कि व्यंजन को हम किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे व्यंजन को हल से हम जानते हैं। ठीक है, नीचे हम बात करते हैं आज का जो हमारा चर्चा का विषय है, हम सिर्फ स्वर पर चर्चा करेंगे, बाकी जो हमारा अगला लेक्चर होगा व्यंजन का होगा। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा ना, यह मेरा दावा है। चलिए देखिए हम बात करते हैं, व्यंजन को हमने छोड़ रखा है, हम सिर्फ आज आपसे चर्चा कर रहे हैं स्वर पर, यानी अच पर हम बात कर रहे हैं। सवाल फिर आ रहा होगा कि क्या स्वर के भी भेद होते हैं? तो बिल्कुल स्वर के भी भेद होते हैं। स्वर के हम टोटल 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें हमारा पहला है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। एक चीज आप ध्यान देंगे, अगर हम कहें आपसे कि ह्रस्व स्वर को हम और किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे मूल स्वर होता है या हम एक मात्रिक स्वर कह सकते हैं। वहीं हम दूसरे पर बात करें, दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, या तीसरे पर हम आए तो तीसरे को हम कहते हैं प्लुत स्वर और त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। यानी इसको हम ह्रस्व स्वर, आप सिर्फ इतना जानिएगा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, आप तीनों को जितने नाम से पुकार सकते हैं आप पुकार सकते हैं, बट आपको इतना आना चाहिए कि हम मूल स्वर किसे कहते हैं, एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं, इस चीज को आप कंठस्थ होना चाहिए। चलिए देखिए, अब फिर इसके नीचे हम आते हैं, ह्रस्व स्वर हम किसे कहते हैं। देखिए अब आप तो भेद जान गए स्वर के कि स्वर के कितने भेद होते हैं, बट इसके भी कुछ नियम हैं। हम क्यों हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, क्यों हम दीर्घ स्वर कहते हैं, क्यों हम प्लुत स्वर कहते हैं, सवाल इस चीज का आता है। देखिए पहला लिखा गया है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। बिल्कुल बारीक चीजें हैं, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, अगर एक बार दिमाग में घुस गया तो हमेशा निकलेगा नहीं। चलिए देखिए, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर हम किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, लेकिन कहने का मतलब 1 सेकंड का समय लगे। जैसे हम बोल रहे हैं एक, ठीक है, तो कितना समय लगा, एक मात्रा का समय लगा, हमें तो नहीं लगता कि बहुत ज्यादा समय लगा। ठीक है, एक मात्रा का समय लगे उससे हम ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। अब इस चारों को आप ध्यान देंगे, ये 4 हमारे जो हैं यह ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं, अ ई उ री। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे ह्रस्व स्वर की संख्या हमारी 4 है। चारों कौन कौन से हैं, अ ई उ और री है। यानी इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भैया ह्रस्व स्वर कौन से हैं, आपको एक इसमें से दे दिया जाएगा और 4 अलग से दे दिए जाएंगे। जब आपको ह्रस्व स्वर की संख्याएं आती रहेंगी और कौन कौन से हैं वो आता रहेगा, तब जाके आपका क्वेश्चन सही हो पाएगा। ठीक है,
नीचे यहां लिखा जा रहा है, आप देख पा रहे हैं, दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर हम किसे कहते हैं। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में अगर पहले के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगा तो जाहिर सी बात है कि दूसरे के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगेगा। तो आप लिख सकते हैं परिभाषा। आप देखिए परिभाषा नहीं पूछी जाती, अगर पूछा जाता है तो यही उदाहरण आपके पूछे जाते हैं, संख्याएं पूछी जाती हैं जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे। आप इससे देख पा रहे हैं ये 3, 2, 5 प्रकार के हैं। 5 हमारे जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगर हम लास्ट में बात करें प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर हम किसे कहते हैं, तो जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं, जहां हे राम हमारा प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। यही एग्जाम्पल अक्सर करके मिलता है। अगर आपसे प्लुत स्वर का एग्जाम्पल पूछा जाता है तो उम्मीद है कि यही चीजें आपसे पूछी जाएंगी, इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जहां पर ज्यादा मात्रा का समय लगे, ज्यादा समय लगे, वहां पर हमारा प्लुत स्वर होता है। आप इसे ध्यान देंगे। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये जो हमारी जिह्वा है, ये जिह्वा हमारी किस प्रकार से स्वरों को वर्गीकृत करती है, आप इसे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि यहां भी बारीक है, इसे भी आपको समझने की जरूरत है। बार बार एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। अगर इसे आप नहीं पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि संभवतः 1 या 2 नंबर आपका यहां से भी पूछा जाता है, जो इधर कॉर्नर पर लिखा गया है। ठीक है, देखिए लिखा गया है जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें हमारा पहला है, ये जो हमारे होते हैं यह 3 प्रकार के होते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। जिसमें हमारा पहला है अग्रस्वर। ठीक है, जिसमें हमारा पहला है अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर का मतलब यह होता है कि जिसे बोलते समय हमारी जिह्वा आगे वाले भाग को टच करे, अग्रस्वर कहते हैं। आप देख पा रहे हैं अग्रस्वर के अंतर्गत ई, ए, ऐ। ठीक है, और हम बात करें मध्य स्वर, मध्य स्वर मीन्स जो बीच से निकलता है वो हमारा मध्य स्वर होता है। और पश्च स्वर जो हमारी जिह्वा पीछे से किसी आवाज को निकालती है वह पश्च स्वर के अंतर्गत आता है। आप यहां देख पा रहे हैं बेहतरीन तरीके से लिखा गया है, आपको कुछ ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज आप अपने आप से स्वयं समझते हुए चलेंगे। नोट्स आप परिभाषा के तौर पर अगर खुद बनाते हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने हैंड राइटिंग में जब लिखेंगे ना तो बड़ा मजा आता है। लेकिन जब हमने भी इसे लिखा तो अगर जहां हमें भी कंफ्यूजन की स्थिति थी वह भी आज हमारी दूर हुई है। चलिए देखिए, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी होगा बिना पढ़े कोई पढ़ाता नहीं है। हमने भी पहले इसे पढ़ा है, उसके बाद आपके सामने आज उपस्थित हुए हैं और हमको पढ़ाकर बड़ी खुशी हो रही है। आशा करते हैं आपको पढ़कर भी खुशी हो रही होगी। चलिए देखिए, यहां लिखा गया है मुख विवर या मुख द्वार के आधार पर। अब मुख अभी तो आपने देखा जिह्वा के आधार पर, लेकिन अब यहां आता है मुख विवर के आधार या मुख द्वार के आधार पर हमारा जो स्वर होता है उसे हम किस प्रकार से बांट सकते हैं। देखिए, अगर हम पहले में मुख द्वार के आधार पर कहें आपसे, तो मुखद्वार का जो हमारा होता है आप देख पा रहे हैं लिखा गया है विवृत्त। ठीक है, विवृत्त लिखा गया है। अगर हम विवृत्त किसे कहते हैं, अब विवृत्त देखिए ये सब आपसे पूछा नहीं जाता कि विवृत्त क्या होता है, अर्ध समृत्त क्या होता है, समृत्त और अर्ध समृत्त, ये सब आपसे पूछा नहीं जाता। ठीक है, सिर्फ आपसे पूछा जा सकता है कि विवृत्त की संख्या क्या होती है, समृत्त की संख्या क्या होती है, अर्ध समृत्त और ये सब चीजें। देखिए हम विवृत्त की बात करें तो दीर्घ आ हो गया और ऐ हो गए। ठीक है, यह विवृत्त के अंतर्गत आते हैं। और अर्ध विवृत्त की हम बात करें तो यह 4 हमारे शब्द जो अ, ए, ओ, आ। ठीक है, यहाँ अंक चंद्रकांत बिंदी नहीं है, इसलिए आप इसे ध्यान देंगे। यहाँ अ, ए, ओ और आ। ठीक है, यह हमारे अर्ध विवृत्त के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम समृत्त की बात करें तो समृत्त के अंतर्गत ए, ओ आते हैं। ठीक है, और यही हम अर्ध समृत्त की बात करें तो ई, उ, ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, अर्ध समृत्त के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ओठ की स्थिति के आधार पर। अभी आपने देखा कि जिह्वा के आधार पर, मुख विवर के आधार पर और ओठ की स्थिति के आधार पर। अब हम लास्ट में हमारा 2 मिनट का लेक्चर और बचा हुआ है आपके सामने। ओठ के स्थिति के आधार पर वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी, यानी जिसमें वृत्त बनता हो हमारे मुख में, और आवृत्तमुखी जिसमें हमारा वृत्त ना बनता हो। यहां जब आप कहेंगे आ, अगर इस शब्द को आप जब पुकारते हैं
आ ई ए ऐ। अगर आप इन सभी को कहते हैं तो इन सभी को पुकारते समय हमारे मुख जो होता है वह गोल हो जाता है। लेकिन अगर हम आवृत्त मुखी की बात करें ओ, यहाँ भी जब आप इसे पुकारते हैं तो यहाँ भी गोल होता है, बट उतना ज़्यादा नहीं होता है। आप ध्यान देंगे वृत्त मुखी क्या होता है, आवृत्त मुखी क्या होता है, आप इस शब्द से परिचित हो। परिभाषा आपसे कहीं नहीं पूछी जाती। आप कभी भी आप प्रीवियस ईयर एग्जाम जो हुए हैं आप क्वेश्चंस को उठाकर देख सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक ही मेरे लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो फिर से कहूँगा कि प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।